कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर कोई और? बड़ा सवाल यह है कि 7 RCR 7 रेसकोर्स रोड की रेस में ये कोई और कौन हो सकता है? अब जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बदनुमा धब्बा, लेकिन हम अगर उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं। जो काम हो रहा बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा, सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। वो विकास बेमानी है जहां फैक्ट्रियां तो लग सकती हैं, कल कारखाने तो खुल सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग दरिद्रता की चपेट में हो, तो विकास का क्या नजरिया है? हर जगह जाकर बोल देने से काम नहीं चलेगा। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। लाल किले का सपना सपना ही रह जाएगा। लाल किले का सपना, प्रधानमंत्री बनने का सपना, 7 RCR पहुंचने का सपना, तो क्या इसी सपने के लिए नीतीश कुमार ने शुरू की नरेंद्र मोदी के साथ जंग? वरना अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़नी पड़ी? हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है, और हमने वही कदम उठाया। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक रास्ता बदला हो। 1994 में उन्होंने इसी तरह लालू प्रसाद यादव से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। क्या नीतीश के इन फैसलों के पीछे उनकी वह महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, जो उन्हें राजनीति में लेकर आई, या फिर वो राजनीतिक माहौल जिसमें वो पले बढ़े? हमको तजुर्बा नहीं है स्टेशन पर चाय बेचने का, लेकिन हम भी एक साधारण घर से आए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र हैं। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे। कितने दिनों से दर्द है? डॉक्टर साहब 4-5 दिन हो गए। घबराने की कोई बात नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। जी बाबूजी। आ गए स्कूल से? हाँ। बेटा बाबूजी को पुड़िया बनाने में मदद करो। जी बाबूजी। सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम की, ठीक हो जाएगा। हम भी जब स्कूल से फुर्सत में आते थे तो पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था, तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। नीतीश कुमार अब राजनीति की मंझी हुई भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन बचपन में वो बेहद शांत स्वभाव के थे। उनकी बड़ी बहन उषा देवी बताती हैं, नीतीश दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने वाले नहीं थे। पढ़ने में वो मन लगाते थे, ज्यादा खेल कूद में कम रहते थे। बिहार में बख्तियारपुर के पास कल्याण बिगहा के इसी मकान में 1951 में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। इस टूटे फूटे मकान की देखभाल कर रहे सीताराम को आज भी याद है कि नीतीश गांव के बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते थे। बचपन में बहुत, जैसे आदमी से बहुत मिलनसार थे। बचपन में किसी ने कोई झगड़ा किया तो उसको प्रेम पूर्वक जिसे सुलझते थे आप। नीतीश का बचपन बख्तियारपुर के इस मकान में बीता। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदाचार्य होने के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय थे। स्कूल में नीतीश के टीचर रह चुके आनंदी प्रताप सिंह के मुताबिक घर के माहौल ने नीतीश को बचपन से ही राजनीति के करीब कर दिया था। उनके नजदीक राजनीतिक दल के कांग्रेस या अन्य दलों के लोग बराबर रहा, क्योंकि वो भी कांग्रेस के एक नेता थे। ये बैठते थे, देखते थे, समझते थे। उसी समय इनके दिल में राजनीति कुछ घर कर गई। बख्तियारपुर के इसी स्कूल में नीतीश की पढ़ाई हुई।
तेज दिमाग और पढ़ाई का शौक उन्हें बख्तियारपुर से पटना साइंस कॉलेज ले आया। फिर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में नीतीश के सबसे करीबी दोस्त थे नरेंद्र कुमार और अरुण सिन्हा। शुरू के कॉलेज के 2 साल तो वो अलग ही रहे, अपने अलग रूम में, हॉस्टल में नहीं, अलग रूम में, क्योंकि उनको अपना रूम नहीं मिला था हॉस्टल में, सिंगल रूम चाहते थे वो। तो एक सेंस ऑफ प्राइवेट स्पेस था उनका, बट पब्लिकली स्वभाव बहुत सहज था। लेकिन बचपन से राजनीति देखते सुनते आए नीतीश यहां भी खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं कर पाए। कॉलेज के अलावे, कोर्स के अलावे एक्स्ट्रा बाहरी जो किताब था उसमें न्यूज़ डेली, साथ साथ दिनमान, धर्मयुग, ये जो भी मैगजीन उस समय निकलता था उस सबको देखते रहता था। बिहार में तब कांग्रेस की सरकार थी। नीतीश के पिता खुद कांग्रेसी थे, लेकिन नीतीश को राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पसंद आ रहा था। मैं नीतीश कुमार को उस समय से जानता हूं, जब वे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। मैं छात्रावास में जहां वो रहते थे वहां मैं मिलता था उनसे। मुझसे सवाल पूछा करते थे समाजवादी आंदोलन के बारे में। आमतौर पर भीड़ भाड़ से अलग अकेले समय बिताने वाले नीतीश धीरे धीरे छात्र राजनीति का हिस्सा बनने लगे। छात्र संघ के चुनाव के दिनों से ही नीतीश रणनीति बनाने में माहिर थे। सेकेंड ईयर में जब हम लोग थे तो उन्होंने, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक शैली थी काम करने की, स्ट्रेटजी बनाने की, प्लानिंग करने की, कि और किसी को अंदाज न लगे, उसकी बू न लगे, ये उनका पहली बार वो चमत्कार हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत करीबी रूप से उनकी स्ट्रेटजी पता नहीं थी। इन्होंने कुछ ऐसा अलायंस बनाया, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि उसमें वो सब हार गए और हमारे उम्मीदवार जीत गए। तो हमने नीतीश जी को उस दिन जो है पूरे कंधों पे उठा के हमने कहा हमारा नेता नीतीश कुमार है। इसके बाद वहाँ पर हम लोग यूनियन का फॉर्मेशन किए। उस समय सचिन दत्ता वाइस चांसलर था, तो ये बेमसू करके हम लोग बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन बेमसू का स्थापना की। उसमें पहला यूनियन का अध्यक्ष नीतीश कुमार चुने। इंजीनियरिंग के छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते हुए नीतीश जेल भी गए। नीतीश के पिता को इसकी खबर लगी तो वो उन्हें समझाने पटना पहुंच गए। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि पहले तुम डिग्री ले लो, उसके बाद जो तुम्हारा मन है वो खुशी से करो। बाबूजी, मैं ये स्टूडेंट के हित के लिए कर रहा हूं। नीतीश के पिताजी ये समझ चुके थे कि उनकी तरह ही उनके बेटे के कदम भी राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत नीतीश की शादी तय कर दी। नीतीश को यह खबर लगी कि उनके पिता ने दहेज के नाम पर 22,000 रुपए लिए हैं। इस पर नीतीश नाराज हो गए। नीतीश जी चले गए ऊपर वाले कमरा में, नीचे में उसके पिताजी रहते थे, तो मैं नीचे में ही रह गया। तो जाने के बाद पिताजी से बातचीत हुई, लेकिन वो मैरिज, अरेंज मैरिज के पक्षधर था, लेकिन डोरी या जो भी लिया गया था या जो भी वार्ता हुई थी उसके विरोध में। घर वालों को नीतीश की जिद के आगे झुकना पड़ा। नीतीश की मर्जी के मुताबिक बहुत ही सादे ढंग से उनकी शादी हुई, लेकिन इसके बाद भी नीतीश के इरादे नहीं बदले। कुछ दिनों की नौकरी के बाद वो पूरी तरह राजनीति में आ गए। इसकी शुरुआत हुई 1974 के छात्र आंदोलन से। 18 मार्च 1974 को लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली छात्र संघर्ष समिति ने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बिहार विधानसभा का घेराव किया। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल थे। तब बिहार की अब्दुल गफूर सरकार के निर्देश पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग की। इसके बाद जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने गफूर सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की कमान संभाली। जेपी के आते ही इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। जो लड़ाई बिहार सरकार के खिलाफ शुरू हुई थी, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ी जाने लगी। इस आंदोलन से बिहार में कई बड़े नेता निकले। उन नेताओं की राजनीतिक जमीन तैयार हुई
नीतीश कुमार उन्हीं में से एक थे। लालू यादव बिहार में इस आंदोलन का एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे और नीतीश उनके जूनियर साथी के तौर पर अपनी जगह बना रहे थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इस आंदोलन से जुड़े लोगों को जेल में डाल दिया गया। तब नीतीश कुमार भी जेल में थे। 1977 में इमरजेंसी हटी तो इंदिरा विरोध के नाम पर एकजुट विपक्ष ने जनता पार्टी बनाई। सोशलिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। लालू ने उसी साल छपरा से पहला लोकसभा चुनाव जीता। नीतीश ने तब जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि उस हार के बाद नीतीश ने उनसे कहा था कि वो मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। नीतीश कुमार 77 का चुनाव विधानसभा का हार गए थे और वे भी बैठा करते थे। उन्होंने कहा कि छोड़िए सुरेंद्र जी, मैं तो सत्ता में आऊँगा चाहे बाई हुक और बाई क्रूक, लेकिन एक बात जान लीजिए, सत्ता में आने के बाद मैं अच्छा काम करूँगा। मैं सत्ता प्राप्त करूंगा बाई हुक और बाई क्रूक, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम ही करूंगा। मैं सत्ता प्राप्त करूंगा बाय हुक और बाय क्रूक, लेकिन सत्ता लेके अच्छा काम करूंगा। नीतीश ने आने वाले वक्त में ये तीनों बातें सही साबित की। उन्होंने सत्ता हासिल की, उस सत्ता को हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाया और सत्ता मिलने पर विकास की राजनीति भी शुरू की। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए नीतीश को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1977 के बाद वो 1980 का चुनाव भी हार गए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश का हौसला टूटने लगा था। शादी हो गई थी, एक लड़का हो गया था, तो दोनों परिवारों का दबाव, पत्नी की अलग जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, राजनीति में असफल, तो बहुत ही तबाही का वो समय था। और इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया था, हमारी बात हुई थी उसी दौरान, कि इस बार सोच लिया है, 2 बार कोशिश की है, अगर तीसरी बार एक बार और कोशिश करूंगा। अगर इस बार भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने मुझे नहीं जिताया, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आखिरकार 1985 में नीतीश ने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद नीतीश बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए। 1987 में उन्हें बिहार युवा लोक दल की कमान मिली। इस समय तक लालू यादव कई चुनाव जीतकर बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना चुके थे। तब नीतीश भी उनके साथ थे। उसकी चाबी सो नीतीश ही था। एक ज़माने में इन दोनों का नाम तो हम पहले कहे हुए हैं आपको, रंगा बिल्ला था। ये रंगा थे और नीतीश कुमार जी, और उनको लोग बिल्ला कहता था। इसी समय केंद्र की राजनीति में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल बना। तब लालू और नीतीश बिहार में जनता दल का सबसे बड़ा चेहरा बने। नीतीश को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो ये चुनाव जीत गए। तब वीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अपनी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाया। उस साल अगर नीतीश जी सांसद नहीं बने होते तो शायद उनको अगले साल विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना पड़ता और लालू प्रसाद के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में उनको शपथ लेनी पड़ती। तो मुझे लगता है कि तब जो है वो राजनीति की करवटें जो हैं वो कुछ अलग होती। तो इसलिए नीतीश जी के लिए खुद और बिहार की राजनीति के लिए वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने वो लोकसभा का चुनाव जीता। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन गए और अगले ही साल यानी 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश ने इसमें भी उनका साथ दिया। लालू उन्हें अपना छोटा भाई कहा करते थे। वहीं राजनीतिक गलियारों में नीतीश को लालू का चाणक्य कहा जाने लगा। नीतीश और लालू की जोड़ी के बारे में लोग जो कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन खुद नीतीश ऐसा नहीं मानते। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में नीतीश के बैचमेट रहे अरुण सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में लिखते हैं
कि नीतीश के मुताबिक लालू ये दिखाना चाहते थे कि मैं उनके बहुत करीब हूं और साथ ही उनसे छोटा हूं। हमारा रिश्ता कभी भी उतना गहरा और घनिष्ठ नहीं था जैसा बताया जाता था। नीतीश ने कभी भी ये ढोल नहीं पीटा कि हम उनके करीब हैं, हम और ये भाई भाई हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई का जो शुरू हुआ, ये तो उन्होंने शुरू किया। नीतीश ने कभी नहीं कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं। इस बीच बिहार में लालू की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और वो पूरे राज्य का दारोमदार वो संभाल रहे थे, और नीतीश जी एक सांसद मात्र थे। और जिस तरीके से लालू जी ने वो अडवाणी का रथ को रोका वहाँ पे, और उसके बाद पिछड़ों की बात करते थे, जाहिर है कि वो छाए हुए थे। तो उस समय जिस तरीके से वो छाए हुए थे और जिस तरीके से वो गरीबों के मसीहा के रूप में उभर रहे थे और जिस तरीके से वो सांप्रदायवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके सारे देश में जो है एक छवि बन रही थी जिसमें और किसी का कोई जगह था नहीं। बिहार में लालू पिछड़ों और गरीबों के मसीहा बन चुके थे, लेकिन नीतीश की अपनी कोई अलग पहचान नहीं थी। उधर केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी और जनता दल में टूट-फूट शुरू हो गई थी। ऐसे में नीतीश न केंद्र की राजनीति में थे न राज्य की। वहीं लालू के तौर तरीकों से नीतीश की उनसे दूरियां बढ़ती जा रही थी। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन में एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिससे पता चलता है कि नीतीश और लालू के बीच मतभेद कितने बढ़ चुके थे। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से। क्या जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। बैठ। नीतीशवा हमारा सरकार हथियाना चाहता है का? कुछ डिमांड्स लेकर के नीतीश कुमार और बिहार के कुछ अन्य नेता लालू यादव दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री के तौर पे। उनके सामने डिमांड्स लेके गए थे। किसानों की कुछ समस्याएं थीं, बाढ़ को लेकर के, सिंचाई को लेकर के। अंदर में मीटिंग शुरू होते ही ऐसा किसी ने कुछ कहा कि लालू यादव भड़क उठे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। ललन सिंह को कमरे से बाहर निकाला। लालू यादव के जो सुरक्षाकर्मी थे वो आए, कुछ लोगों को घसीटा गया। नीतीश कुमार उस मीटिंग से बाहर निकले और बाहर निकलते हुए उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब इस आदमी के साथ चल पाना मुश्किल है। आखिरकार नीतीश ने लालू से अपना 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने लालू प्रसाद जी का साथ तब छोड़ा जब एक दूसरा चुनाव आने वाला था। वहाँ पे 1 साल के बाद एक चुनाव होने वाली थी और उस चुनाव में क्या होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता था। और लालू प्रसाद जी अपनी पॉपुलैरिटी कहिए या लोकप्रियता कहिए उसके एक चरम पर थे। तो उस समय उनका साथ छोड़ना जो है बहुत हिम्मत और साहस का परिचय था। अक्टूबर 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में समता पार्टी बनाई, लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की समता पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। नीतीश को यह एहसास हो गया कि सिर्फ लालू विरोध की लहर और कुर्मी वोटों की बदौलत वो बिहार में अपने पैर नहीं जमा सकते। तब उन्होंने तलाश की एक नए साथी की। 1995 के बाद जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि वोट का बिखराव जबरदस्त तौर पर हुआ। तो उस वोट के बिखराव को रोकने के लिए और एक विकल्प तैयार करने के लिए समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों का तालमेल हुआ और 1996 के लोकसभा के चुनाव में इसको व्यापक समर्थन मिला। इन हालातों में शुरू हुआ बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ, एक ऐसा अलायंस जो वोटों के फायदे के लिए किया गया। जेपी आंदोलन के समय विचारों की राजनीति की बात करने वाले नीतीश ने आखिरकार वोटों की राजनीति का रास्ता अपना लिया। 1992 के अयोध्या विवाद को तब सिर्फ 4 साल ही बीते थे। बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की थी,
लेकिन नीतीश को तब इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उनके निशाने पर थे लालू यादव और उनकी नजर थी एक अन्य मार्ग यानी बिहार के मुख्यमंत्री निवास पर। चुनौती तो थी कि ऐसे समय में यदि कोई वहां जाके खड़ा होता है तो इतिहास उससे सवाल पूछेगा, और वो सवाल घूम घूम के बार बार आ रहा है और आना है। इसको अगर समय के साथ अगर वो अवसरवादी राजनीति के पक्ष में वहां गए तो वो उनके साथ वो है। बीजेपी ने अपना जो कोर एजेंडा था राम मंदिर का एंड ये सारे सवाल जो हैं 370 का एंड सो ऑन, इसको दरकिनार करके तब उन्होंने सरकार बनाया। तो इसलिए नीतीश जी ने अगर बीजेपी का साथ दिया या दूसरे लोगों ने भी बीजेपी का साथ दिया तो वो इसलिए दिया कि बीजेपी ने अपने उस कोर एजेंडा को उन्होंने दरकिनार कर दिया। 1998 और 1999 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश ने उसमें रेल, कृषि और सड़क परिवहन मंत्रालय संभाला। साल 2000 में नीतीश ने पहली बार बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्हें इसका फायदा मिला, लेकिन वो बहुमत से 41 सीटें पीछे रह गए। सत्ता के इतने करीब पहुंचकर नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका छोड़ नहीं पाए। लेकिन उनके सिर पर यह ताज सिर्फ 7 दिनों के लिए रहा। विश्वास प्रस्ताव में पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि लालू ने 23 सीटों वाली कांग्रेस को अपने पक्ष में कर लिया। 7 दिन का एम्बैरेसमेंट मेरा इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने समय के पहले तय नहीं किया था। अगर वो पहले ही आरजेडी को सपोर्ट घोषित किए होते तो उनकी संख्या ज्यादा होती तो वो सरकार बनाते। उस समय तक जो उनकी परिपक्वता थी राजनीति की वो वहां तक नहीं पहुंची थी जहां आज हैं। वो परिपक्वता की कमी तो थी। बिहार की गद्दी छूटी तो नीतीश फिर केंद्र में मंत्री बन गए। साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए। इन दंगों की शुरुआत गोधरा में साबरमती ट्रेन कांड से हुई। नीतीश तब खुद रेल मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद न उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा न अपनी कुर्सी। उचित नहीं समझा कोई जांच भी कराना। ये मंत्री थे, कोई सड़क पर नहीं थे, एनडीए के मंत्री थे, और एक क्षण भी इन्होंने यह कदम नहीं उठाया कि नरेंद्र मोदी से टाई अप तोड़ लिया जाए। रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ और ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। देखिए, नीतीश की पॉलिटिक्स उस समय तक बहुत साफ अब ये बन गई थी कि सेंटर में जो भी रहना है सो रहना है, लेकिन असल काम बिहार में होना है। तो उनके लिए दंगे सेकेंडरी थे, उनके लिए बिहार की पॉलिटिक्स नंबर 1 थी। अरुण सिन्हा ने अपनी किताब में नीतीश के एक बयान को कोट किया है। नीतीश कहते हैं कि मेरा निशाना लालू थे। मोदी के मुद्दे पर एनडीए छोड़ने से मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करने में कोई मदद नहीं मिलती। बिहार में वोट वहां पर शासन चलाने के आधार पर मिलता, न कि गुजरात में। वैसे भी बिहार में बीजेपी को साथ लिए बिना लालू को हटाना संभव नहीं था। My target was Lalu. It was not possible to remove Lalu without taking BJP along in Bihar. तो क्या नीतीश कुमार अपनी जरूरत और फायदे नुकसान को देखते हुए ये तय करते हैं कि उन्हें कब किसके साथ रहना है और कब किसका साथ छोड़ना है? क्या इसीलिए 2002 में उन्हें नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं थी और 2013 में उन्हीं नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से अलग हो गए? आखिर ये फैसला लेने में नीतीश कुमार को 11 साल क्यों लग गए? ऐसा क्या हुआ इन 11 सालों में? राजनीति करने वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये गुजरात दंगे की हाड़ी चढ़ चुकी है और काठ की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। साल 2005 में नीतीश कुमार गुजरात दंगों की तुलना काठी की हांडी से किया करते थे। उनके मुताबिक जैसे काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़कर जल जाती है, वैसे ही गुजरात दंगों का मामला 2004 में एनडीए की हार के साथ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वही नीतीश 2014 चुनाव के पहले अपनी ही बात से पलट गए हैं। देखिए, गुजरात में जो कुछ भी हुआ इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है और इसकी कोई माफी कभी नहीं मिल सकती। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार का जो रुख रहा है,
उसकी शुरुआत दरअसल 2005 से ही हुई थी। उस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। तब नीतीश ने बीजेपी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अगर बिहार में सत्ता में आना है तो नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखना होगा। आप देखिए कि मोदी की जो इमेज है, और इमेज बहुत काउंट करता है इलेक्शन में, परसेप्शन, वो इमेज तो डिफरेंट है, वो थोड़ा हार्डलाइन इमेज है। इसमें तो आप मुसलमानों का वोट निश्चित रूप से लूज करने का चांस था, तो उन्होंने उनको रोका इसलिए कि ये पहचान न बन जाए उनके पूरे कैंप को, यहाँ वहां के बीजेपी को भी, कि भाई हम आइडेंटिफाई। उस समय तक राजनीतिक परिधि में काफी परिपक्व हो चुके थे नीतीश जी, तो इसीलिए अपने आगे का रास्ता उनसे अलग करके ही बेहतर देख रहे थे। एक हाथ से बीजेपी का समर्थन और दूसरे हाथ से नरेंद्र मोदी का विरोध। साल 2005 में नीतीश कुमार को इस चुनावी रणनीति का फायदा मिला। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनके पास बहुमत था। इस बहुमत की एक बड़ी वजह थी नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग, यानी समाज के अलग अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति। लालू ने पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के वोट बैंक पर अपनी सत्ता खड़ी की, तो नीतीश ने पहले अति पिछड़े वर्ग और महादलितों को अपने साथ जोड़ा। फिर बीजेपी के साथ से सवर्णों का समर्थन हासिल किया और मोदी के विरोध से मुस्लिम वोट। उनका सोशल इंजीनियरिंग है, कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम मतलब अपर कास्ट से लेकर के दलित को एक मंच में लाना। इसी के बेसिस पर उन्होंने 7-8 साल तक यहां पर राज्य भी किया। जातीय समीकरणों के अलावा नीतीश की जीत के लिए बहुत हद तक लालू खुद भी जिम्मेदार थे। लोगों में लालू के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि लालू राज के शुरुआती कुछ सालों के बाद से बिहार की हालत बद से बदतर होती गई। उन्होंने पिछड़ों को सीना तान कर चलने को तो जरूर सिखाया, लेकिन सीना के नीचे जो पेट होता है उसको भरने का इंतजाम उन्होंने 15 साल में नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन का नारा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने सबसे पहले बिहार की कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि बिहार में जो भी दोषी लोग हैं उसका कन्विक्शंस हो। पिछले 8 साल में बिहार में 70,000 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। कानून व्यवस्था के अलावा नीतीश ने राज्य की सड़कों और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए काम किया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इन फैसलों से नीतीश की छवि विकास पुरुष की बनी। नीतीश जी की कोशिश ये रही है कि वो एक बिहारियों में या बिहार के लोगों में वो एक जातीय स्वाभिमान पैदा करें। उन्होंने जात पात से हटकर लोगों को कहा कि भाई हम बिहारी हैं और गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार ने अपने लिए एक रोड मैप तय किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि वो तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते। उन्होंने तय किया कि 50 साल के बाद उनका लक्ष्य क्या है। 50 साल के बाद इस बिहार की जनता जो उस समय होगी वो ये कहे कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ जिसने राज्य का कायापलट कर दिया। नीतीश कुमार जितना ध्यान अपने काम पर दे रहे थे, उतना ही ध्यान अपनी इमेज पर। वो चाहते थे कि देश में उन्हें विकास पुरुष और सेक्युलर नेता के तौर पर जाना जाए। इसलिए 2005 के बाद से बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश ने नरेंद्र मोदी से लगातार दूरी बनाए रखी। यही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बिहार आने से मना कर दिया। जो बिहार में ना हो सका वो 2009 में लुधियाना में हो गया,
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर हाथ में हाथ डाले नजर आए। एनडीए की इस रैली में नीतीश कुमार बैठे हुए थे, तभी नरेंद्र मोदी उनके पास गए और हाथ पकड़कर भरी भीड़ के सामने ले आए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर एक साल बाद साल 2010 में बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन के तौर पर छपी। इसमें बिहार में बाढ़ के समय गुजरात की तरफ से दी गई मदद का जिक्र किया गया था। इस पर नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। ठीक है, सॉरी करने से भी कोई काम नहीं चलने वाला है। हम उसके बारे में जिसमें मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है उसको हमने गंभीरता से लिया है और जो भी संभव कानूनी कार्रवाई होगी हम उस कोर्स को अडॉप्ट करेंगे। जून 2010 में बिहार में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन नीतीश का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी नेताओं का डिनर कैंसिल कर दिया, बल्कि गुजरात की तरफ से दिया गया मदद का चेक भी लौटा दिया। 5 करोड़ की सहायता भेजी गई, उसका गुणगान किया गया कि विपत्ति के काल में हमने मदद की। अरे जो दान दिया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता है। मेरी शिकायत इस बात पर थी कि इस बिहार के कोसी त्रासदी में जहां हजारों करोड़ लगे, 5 करोड़ की क्या मुराद, कैसा दान देते हो, बखान करते हो, ले जाओ अपना 5 करोड़ रुपया। 2010 की इस घटना के बाद नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली थी, लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव होने थे, इसीलिए मामला शांत हो गया। नीतीश ने एक बार फिर प्रचार के लिए मोदी के बिहार आने पर रोक लगा दी। नरेंद्र मोदी के विरोध की रणनीति 2010 में भी नीतीश के काम आई। एनडीए को 206 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत मिला। अकेले जेडीयू को 115 सीटें मिली, यानी बहुमत के बहुत करीब। नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस जबरदस्त जीत के बाद से ही नीतीश को यह लगने लगा कि उन्हें सत्ता के लिए बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने बिहार की सूरत बदलने के नाम पर विकास के जो काम किए, उसकी चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि तब उनकी तुलना लालू के कार्यकाल से हो रही थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश के दूसरे कार्यकाल में विकास की रफ्तार धीमी हो गई। हमारे छात्र उसी संख्या में, करीब उसी संख्या में बाहर जा रहे हैं शिक्षा के लिए। ये इस बात का प्रमाण है कि जमीनी स्तर पर यहाँ विकास नहीं हुआ है, और विकास अगर हुआ है तो शहरों में ठेकेदारों का विकास हुआ है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का विकास हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का विकास हुआ है। और यही कारण है कि मैं इस विकास की कहानी को जो थोड़ा हाइप समझता हूँ। कि उनके पार्टी के लोग शिकायत करते थे कि भाई ये पूरी तरह से नौकरशाह इन पर हावी है, ये पार्टी के लोगों को तवज्जो नहीं देते, और ये नौकरशाह जो बोलते हैं वही वो डिसाइड करते हैं। ब्लॉक से लेके और सेक्रेटेरिएट तक में जिस किस्म के पैसे की लूट हो रही है अभी भी बिहार में, वो रोकना उनके बस में नहीं है। कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन उनके बस में नहीं दिख रहा है। कई लोगों का तो ये भी आरोप है कि जो रोकने की कोशिश है वो दिखावा है। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को उनका आशीर्वाद है। हम पहले से अपने साथियों को बोलते थे कि देखिए इस बार लालू जी का लार टपक रहा है, हमने इतना सुधार कर दिया है। सवाल भले ही उठते रहे, लेकिन नीतीश विकास को मुद्दा बनाने में सफल रहे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास का ढिंढोरा पीट रहे थे। नीतीश कुमार अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए रहे जिससे बिहार का मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे, लेकिन अब ये लड़ाई दो ऐसे मुख्यमंत्रियों की होती जा रही थी जो विकास के रथ पर सवार होकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना चाहते थे। मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका नेता नीतीश कुमार। हिंदुस्तान ने देखा है जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। अपनी भेड़र न देखे दूसरे की फूली निहारे।
एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। Who is the best चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बीच की ये लड़ाई अब इसमें बदल गई कि who can be the better प्राइम मिनिस्टर। नीतीश कुमार को लगता था कि मोदी की कट्टर छवि, हार्डलाइनर इमेज के मुकाबले उनका उदारवादी चेहरा, मॉडरेट फेस उन्हें ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बनाता है। लेकिन वो ये भी समझते थे कि बीजेपी के मुकाबले उनकी पार्टी जेडीयू बहुत छोटी है, जिसका जनाधार, मास बेस बिहार तक ही सीमित है। इसीलिए उन्होंने कभी खुलकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई। मुझमें जो काम करने की शक्ति है उसका पूरा उपयोग हम बिहार की खिदमत में कर रहे हैं। इसके आगे का न हम सोचते हैं, न हम उसके लायक अपने को मानते हैं। एक तरफ नीतीश खुद को पीएम पद की दौड़ से बाहर बता रहे थे और दूसरी तरफ एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछ रहे थे। जून 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नीतीश ने कहा, एनडीए को पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के सभी घटक दलों को मंजूर हो। एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के दुख दर्द को समझे। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो पहले से विकसित राज्यों के बारे में ही सोचे। नीतीश ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब बीजेपी के अंदर भी नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर एक राय नहीं थी। नीतीश इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन गुजरात में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी ने अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया। लेकिन इसके बाद से नीतीश खुलकर नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधने लगे। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को टोपी और तिलक की राजनीति का ज्ञान देने वाले नीतीश कुमार खुद यही करते रहे। माथे पर बीजेपी का तिलक और सिर पर मोदी विरोध की टोपी। उनको लग रहा होगा कि अगर हम मोदी विरोध करेंगे तो मुसलमानों का पूरा वोट हमारे इससे आ जाएगा, और फिर वो गणित काफ़ी मजबूती दे देता है, क्योंकि बिहार में 16-16.5% मुसलमान वोट है। तो वो एक मुश्त अगर वोट किसी को मिलने लगे तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। एक तरफ नीतीश कुमार मोदी के नाम पर हंगामा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी मोदी पर घमासान मचा हुआ था। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने मोदी को 2014 के चुनाव की कमान सौंपने का फैसला कर लिया। इसी के साथ जेडीयू ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। एक आम राय जो बन रही है कि अब साथ चलने से ना तो उनके गठबंधन को लाभ होगा और न हमारी पार्टी के लिए ये हितकारी होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। जेडीयू से अलग होने के बाद सितंबर 2013 में बीजेपी ने औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पटना जाकर नीतीश कुमार को ललकारा। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है, और जो हिटलर ने किया वही काम किया जाता है। उनका प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसका सिद्धांत था एक झूठ को 100 बार दोहराओ वो सच का रूप धारण कर लेता है। यही हो रहा प्रचार। जेडीयू की जिस बैठक में नीतीश कुमार मोदी की तुलना हिटलर से कर रहे थे,
उसी बैठक में जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी की तारीफ की। नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक हूं। क्यों प्रशंसक हूं? नरेंद्र मोदी जहां से आए हैं, जीवन में जो उस आदमी ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद वो आदमी जहां तक पहुंचा है, ये कोई साधारण बात नहीं। ये आदमी शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि उनका जेडीयू में बने रहना मुश्किल होगा। नीतीश ने जब उनका राज्यसभा टिकट काटा तो शिवानंद ने उन पर तानाशाह और अहंकारी होने का आरोप लगाया। यही नहीं, हाल ही में जब आरजेडी में बगावत हुई तो शिवानंद ने उसके लिए भी नीतीश को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस सारे मामले के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। सब कुछ उन्हीं के इशारे पर, उन्होंने हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर विधायकों से बात किया था। नीतीश अपने खिलाफ बगावती तेवर बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार शिवानंद तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश जी दूसरे राजनेता की तरह जो हैं वो क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत सुनने के आदी नहीं है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर जो आरोप लगाए, वैसे आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने नीतीश पर मनमानी का आरोप लगाया था। तब नीतीश ने पार्टी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, जबकि 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस का हाथ पकड़कर नीतीश ने समता पार्टी की शुरुआत की थी। कभी जॉर्ज साहब को, कभी दिग्विजय को, कभी शिवानंद को, कभी उपेंद्र कुशवाहा को, कभी ललन सिंह को, कभी जयनारायण निषाद को, कभी पूर्णमासी राम को, इन सब को अगर नाराजगी होती रही तो ये कहीं ना कहीं नेता पे भी इसका दोष जाता है। नीतीश पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि इतने सालों की राजनीति के बाद भी नीतीश अपनी कोई टीम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी 5 आदमी पे भी बहुत भरोसा करते हों, उससे मन की बात शेयर करते हों, उससे पावर शेयर करते हों, ऐसा नहीं है। कुछ उनके काम करने की शैली ऐसी है कि वो मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। तो ये नाराजगी बार बार अफसरों में भी रहती है, पार्टी के लोगों में भी रहती है। जो वेल विशर उनके हैं पार्टी के बाहर और बिहार के वैसे ही तैसे उनमें भी रहती है। वो भरोसा शायद उनको बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों पे नहीं है। तो ये उनके अपने वर्किंग की कमजोरी है। लगभग 30 साल के राजनीतिक सफर में नीतीश ने कई लोगों का हाथ थामा और छोड़ा। अब 2014 के चुनाव के पहले वो एक बार फिर नए साथियों की तलाश में है। जाहिर है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं, लेकिन 2014 के चुनाव उनके खुद के राजनीतिक करियर के लिए भी बेहद अहम हैं। नीतीश जी अपनी राजनीतिक जीवन का शायद सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई या निर्वाचन या चुनावी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अभी मोदी की हवा जिस किस्म से बिहार उत्तर प्रदेश में बह रही है, उसमें ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने किले को बचा ले। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश को बिहार में बीजेपी से अलग होने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पोल के नतीजों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू को सिर्फ 9 सीटें मिलने के आसार हैं, जो 2009 की 20 सीटों से काफी कम है। वहीं बीजेपी को इस चुनाव में 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2009 में जेडीयू के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली थी। यानी गठबंधन टूटने से बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान होता दिख रहा है। नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ तब छोड़ा था जब लालू अपने राजनीतिक चरम पॉलिटिकल पीक पर थे। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से भी अपना रास्ता तब अलग किया जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक चरम यानी पॉलिटिकल पीक पर हैं। तो क्या नीतीश एक बार फिर अपने उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं जब उन्होंने लालू से अलग होकर
अपनी अलग पहचान बनाई और फिर लालू को ही हटाकर बिहार की कमान संभाली। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर एक सोचा समझा दांव खेला है? एक ऐसा दांव जो अगर 2014 में नहीं तो आने वाले वक्त में उन्हें एक अणे मार्ग से 7 RCR तक ले जाए? इन सवालों का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं और खुद नीतीश कुमार भी। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले शनिवार 7 RCR के एक और दावेदार की कहानी के साथ। राहुल ने इसे चुनावों में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। नारा चला नहीं, कांग्रेस पिटी। यहां तक कि राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने तो हार का ठीकरा अपनी ही केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। But the way in which he's going about things, spending nights in Harijan families' homes, going out on the road, his interests seem to be much more like his father, Panchayati Raj, the poor. He doesn't really believe that the middle class are necessarily his top priority. He wants to concentrate on creating jobs for urban youth. He wants to concentrate on liberalization. But the problem, and the problem with Rahul, like every other problem with Rahul, is that nobody knows this, because for the last 3 or 4 years, he's never said anything. So the impression that the educated middle class have got is that we thought he was one of us. Actually, he doesn't give a damn about us. He only cares about loan write-offs and hanging around with the poor. इसका मतलब साफ था, महंगाई और भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह सरकार के अच्छे कामों पर भी भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि राहुल ने जोर लगाया और संसद ने 46 साल के बाद लोकपाल बिल पास करवा दिया। महंगाई की मार कम करने के लिए 12 सिलेंडर की मांग की गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी राहुल सीख रहे हैं। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that. दूसरी तरफ मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई तो जरूर, लेकिन उसके साथ ही आपका पैसा आपके हाथ योजना को गैस सब्सिडी से अलग कर दिया गया, जिसे राहुल गांधी गेम चेंजिंग आइडिया बताते थे।
केंद्र सरकार ने सब्सिडी का पैसा सीधे सब्सिडी लेने वालों के बैंक खाते में जमा करवाने वाली यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना बनाई थी। इससे भ्रष्टाचार दूर होने और जरूरतमंद की सीधी मदद होने का दावा किया गया था। राहुल गांधी कितना कांग्रेस को बदल पाएंगे? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उनको ज्यादा बदल रही है। तो ये एक चीज है जो राहुल गांधी, एक फीचर है जो राहुल गांधी को समझना होगा। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। पहले मोदी बनाम राहुल की बात होती थी, अब इसमें केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। यहां तक कि कुछ सर्वे तो पीएम पद की दौड़ में केजरीवाल को राहुल से आगे बता रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है और हुंकार भर रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। यह सोच हमारे दिल में है। और ये सोच क्या है? ये सोच क्या है? ये सोच है भाईचारे की सोच, प्रेम की सोच, इज्जत की सोच। यह है कांग्रेस पार्टी। यह सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो। जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है वो अपने आप मिट गया। राहुल ने रणनीति बदली है। वो महिलाओं, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों से मिल रहे हैं ताकि उनकी पसंद का घोषणा पत्र बन सके। राहुल महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के गुस्से को कम करने में लगे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट में संशोधन करने को कहा गया है ताकि किसान सब्जियां और फल सीधे बेच सकें। इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। लोकपाल बिल पास कराने के बाद वो भ्रष्टाचार रोकने वाले उन 6 बिलों को पास कराने पर जोर दे रहे हैं जो संसद में अटके हैं। इसमें तय समय में काम होने से जुड़ा सिटीजन चार्टर एक्ट, घोटालों की पोल खोलने वालों को संरक्षण देने वाला विसल ब्लोअर एक्ट शामिल है। कांग्रेस अपेक्षा करती है, फायदा होगा या नहीं होगा तो जनता बताएगी। कांग्रेस ये अपेक्षा करती है क्योंकि कांग्रेस पे बहुत कीचड़ उछला है पिछले 5 सालों में, और उस कीचड़ को धोने के लिए वो अच्छा डिटर्जेंट ढूंढ रही है और एंटी ग्राफ्ट बिल्स जो हैं वो अच्छा डिटर्जेंट है ताकि वो जाके कह सकें कि मेरी कमीज उतनी चमकीली है जितनी कि आपकी है। Particularly when Rahul was made vice president at the AICC session in Jaipur, and we imagine now he made that famous speech about his mother coming to him and crying and saying, power is poison, etc., etc. We imagine that this was his springboard. He would now come forward, tell us what he stood for. Instead, he did nothing. In my view, that's one of the problems of the Congress today. He's doing a lot now, but he's left it too late. इस बार राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन चुनावों में मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज की परख होगी, जिसके लोकप्रिय फैसलों का क्रेडिट कांग्रेस राहुल गांधी को देती रही है, जबकि भ्रष्टाचार और अलोकप्रिय मामलों का ठीकरा मनमोहन सिंह के सर पर फोड़ती रही है। राहुल अक्सर कहते हैं कि यूपीए सरकार ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ठीक तरीके से नहीं हुई। जाहिर है कि राहुल को सरकार के कामकाज का डंका पीटना है, पब्लिसिटी करनी है, छवि को चमकाना है और सिस्टम बदलने का रोड मैप सामने रखा है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है और जनता का फैसला अभी बाकी है। राहुल गांधी ने अब मीडिया से मिलने का सिलसिला शुरू किया है। दैनिक भास्कर अखबार के बाद टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को राहुल ने लंबा इंटरव्यू दिया, लेकिन जानकारों का मानना है कि राहुल को बहुत पहले मीडिया से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था।
खास तौर से तब जब उन्हें पिछले साल जनवरी में कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। Last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. राहुल ने सत्ता को जहर बताया। इस पर काफी विवाद हुआ और आज भी विपक्ष, खास तौर से मोदी, इस बयान का इस्तेमाल राहुल पर कटाक्ष करने के लिए करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।